अमरावती शहर में बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार से अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अमरावती शहर में शुक्रवार से शुरू हुई हिंसक घटनाओं ने शनिवार होते होते आक्रामक हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। सांकेतिक रूप से शुरू हुआ विरोध आक्रामक होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद से अमरावती शहर के कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरावती शहर के सीपी और परिक्षेत्र के महानिरीक्षक के छुट्टी पर होने की वजह से नागपुर परिक्षेत्र के आईजी संदीप पाटिल को डेप्यूट किया गया है। पाटिल ने ही कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी किया। पुलिस को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अमरावती शहरामध्ये तणावाची परिस्थिती पाहता 3 दिवसाची संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। कलम 144 ही आज दुपारपासून लागू झालेली आहे। त्यामुळे अमरावती शहरात सर्व शांतता, मुख्य रस्त्यावर सर्व शांतता दिसत आहे। तुम्ही पाहू शकता की आपण सध्या अमरावतीच्या राजकमल चौकमध्ये आहोत आणि या ठिकाणी आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने 1 दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारण्यात आला होता आणि या बंदला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादसुद्धा मिळाला। मात्र त्यानंतर काही कार्यकर्ते आक्रमक झाले आणि या बंदला हिंसाचाराचं वळण आलं। त्यामुळे पोलिसांनी नळकांडे, अश्रुधुराचे नळकांडे, त्यानंतर पाण्याचा फवारा कार्यकर्त्यांवर केला। या बंदमध्ये आजच्या बंदमध्ये भारतीय जनता पक्ष, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना हे मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते आणि या बंदला 100% असा प्रतिसादसुद्धा मिळाला। मात्र परिस्थिती आवाक्याच्या बाहेर गेल्याने दुपारी 3 नंतर अमरावती शहरात कलम 144 लागू करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता की ज्या ठिकाणी हजारो कार्यकर्ते एकत्र आले होते त्याच ठिकाणी आता सध्या शांतता पसरलेली आहे। सध्या जे रस्ते आहेत ते निवांत झालेले आहे। पोलिसही नागरिकांना आवाहन करत आहे की जो कोणी नागरिक बिना कामाचा बाहेर असेल त्याला अटक करण्यात येत आहे। त्याच्यावर कलम 144 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे आणि पोलिसांचं नागरिकांना हेच आव्हान आहे की तुम्ही जर काम नसेल तर घराबाहेर पडू नका। त्यामुळे अमरावती शहरात आता 144 ही कलम लागू केल्याने शहरात मोठ्या जे चौक आहे त्या ठिकाणी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आलेला आहे। पोलिसांचं नागरिकांना हे सुद्धा आव्हान आहे की कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, घराबाहेर पडू नका। यासोबतच 144 जी कलम लागू केली आहे त्यासोबतच शहरातील इंटरनेट सेवासुद्धा 3 दिवसासाठी बंद करण्यात आली असल्याचं पोलीस आयुक्त यांनी सांगितलं आहे। त्यामुळे 144 कलम हे अमरावती शहरात आता 3 दिवस राहणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमोल देशमुखसह अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़ अमरावती। अमरावती में भड़की हिंसा पर जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने नागरिकों को संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान सभी संयम और शांति बनाए रखें। साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचने की सलाह यशोमती ठाकुर ने दी। त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ देशभरामध्ये काही ठिकाणी बंद पुकारण्यात आलेला होता। खास करून मुस्लिम बांधवांनी हा बंद पुकारला होता। अमरावतीमध्ये त्याचा परिणाम असा झाला की काही युवकांनी त्याला हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की कोणीही सामान्य जनतेला वेठीस धरू नये आणि पोलिसांना माझे असं सांगणं राहील की कोणताही निर्दोष व्यक्ती त्याच्यामध्ये वेठीस धरला नाही गेला पाहिजे। पण कोणी ज्यांनी अशा कृती केलेल्या आहेत त्याची सखोल चौकशी होऊन त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। जनतेला माझे आव्हान आहे की शांतता त्या ठिकाणी आपण ठेवली पाहिजे, संयम सगळ्यांनी ठेवला पाहिजे आणि कोणी याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला राजकीय वळण न देता त्या ठिकाणी आपण आपल्या या अमरावती शहरामध्ये, अमरावती जिल्ह्यामध्ये शांतता ठेवली पाहिजे। इससे पहले राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य के नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए। त्रिपुरामध्ये घडलेल्या घटनेच्या संदर्भामध्ये आज निषेध व्यक्त करण्यासाठी मुस्लिम समाजातर्फे काही राज्यभर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। त्यावेळी काही ठिकाणी नांदेड, मालेगाव, अमरावती आणि अन्य काही ठिकाणी मोर्चांना
दगडफेक त्या ठिकाणी झाली, थोडंसं हिंसक वळण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळं माझी सर्व हिंदू मुस्लिम बांधवांना विनंती आहे की आपण शांतता राखावी. राज्य सरकार पूर्णपणानं परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहे. मी स्वतः या संदर्भामध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्फत मॉनिटरिंग करायचं काम करतो आहे आणि त्याच्यामध्ये कोणी दोषी सापडले त्यांना स्पेअर केलं जाणार नाही. परंतु आज आपण सगळ्यांनी एक सामाजिक ऐक्य राखणं अतिशय आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी सहकार्य करावं अशी माझी विनंती आहे. आणि माझ्या पोलीस बांधवांनासुद्धा माझी हीच विनंती आहे, ही परिस्थिती आपण संयमाने हाताळावी आणि राज्यामध्ये शांतता कशी राहील या परिस्थितीत त्या ठिकाणी कार्य करावं. अमरावती के हालात को देखते हुए हर स्तर पर सद्भाव बनाए रखने की अपील की जा रही है. हनुमान व्यायाम प्रसार मंडल के सर्व पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने भी नागरिकों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है. अमरावती विदर्भाची शान आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे की अमरावतीमध्ये जातीय सलोखा जबरदस्त आहे. त्याला गालबोट लागला आहे, ते होता कामा नाही. आपली अमरावतीची जनता एकीनं काम करत आहे, करत राहील. हा थोडासा गैरसमज झाल्यामुळे अशा प्रकारचं गोंधळ निर्माण झाला आहे. याकरता सगळे अमरावतीचे हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सर्व लोकांनी एकत्र येऊन बंधुभाव टिकवला पाहिजे. आपण एकता ठेवली पाहिजे, तरच आपली अमरावती विकासासाठी मोकळी राहील. तर विनंती, आग्रहाची प्रार्थना आहे अमरावतीवासियांना की शांततेनं आपण आपलं काम करूया. मुलांकडे लक्ष द्या, तरुणांकडे लक्ष द्या. त्यांचा विकास झाला पाहिजे. शांतता राहील ती विकास राहील. शांतता गेली याप्रमाणे उद्योगधंदे करोडो रुपयाचं नुकसान होईल. आपण आपल्या हातानं नुकसान करून राहिलो, हे होता कामा नये. मी हनुमान व्यायाम शाळेतर्फे हनुमान व्यायाम शाळेत आजही चारही प्रकारचे समाज शिक्षण घेत आहेत. तरुण वर्ग हिंदुस्थानातले 25 राज्यातील पोरं एकत्र राहतात, एकत्र जेवतात, एकत्र खेळतात, एकत्र ज्ञान मिळवतात. हा 100 वर्षाचा इतिहास आहे. हनुमान व्यायाम शाळा एक प्रकारचं उदाहरण आहे आपल्यासमोर. तरी आपण आम्हाला साथ द्या, हे प्रमाणे अपनी प्रार्थना है. गढ़चिरौली जिले में शनिवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ में लगभग 4 से 6 नक्सली मारे जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि जिले के ग्यारपत्ती कुटगुल जंगल में शनिवार सुबह पुलिस की टीम के तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई. जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह पुलिस द्वारा जिले के ग्यारपति कोटगुल जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था. इस दौरान घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. इस मुठभेड़ में लगभग 4 से 6 नक्सली मारे जाने की जानकारी दी जा रही है. इस मुठभेड़ में महाराष्ट्र पुलिस के C60 कमांडर्स भी शामिल थे. वहीं बीते गुरुवार को पुलिस ने इस इलाके से 2 लाख के इनामी नक्सली मंगारू मंडावी को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक मंगारू के खिलाफ हत्या और पुलिस पर हमला करने के कई मामले दर्ज थे. महाराष्ट्र के कई जिलों में एसटी के सरकार में विलय के लिए आंदोलन अभी भी जारी है. आंदोलन के चलते कई कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है. हालांकि एसटी कर्मचारियों ने अभी भी शांतिपूर्ण माहौल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. शनिवार को अमरावती जिले में संभागीय कार्यालय में भजन गीत गाकर महाविकास आघाड़ी सरकार की नीति का विरोध किया गया. अमरावती जिले के चांदूर बाजार, अमरावती, दरियापुर, अंजनगांव, धारनी एसटी डिपो में कर्मचारी विभिन्न तरीकों से लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं. अमरावती जिले के परतवाड़ा डिपो में एसटी कर्मचारियों ने भगवान के नाम पर जागरण पूजा की. एसटी कर्मियों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया इतनी धीमी गति से जारी रही तो हमें आंदोलन तेज करना होगा. विरोध करने वाले आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ एक विशेष भजन की रचना कर विरोध प्रदर्शन किया. सरकार झोली भर दे ना बातों में भर दे
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे स्थित कृषि उपज मंडी समिति में कृषि घोटाले का मामला काफी गर्मा गया है। पूर्व निदेशक रवि ठाकरे ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि ऑडिट के दौरान बाजार समिति के वित्तीय मामले में अनियमितता का मामला सामने आया है। धामनगांव रेलवे कृषि उत्पन्न बाजार समिति अमरावती जिले में हमेशा राजनीतिक रूप से विवादों में घिरी रहती है। 2017 से 18 में विपणन निगम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस बाजार समिति को पुरस्कार से सम्मानित किया। हालांकि निदेशक द्वारा लगाए गए आरोप में योजना में अनियमितताएं पाई गई और पुरस्कार बाजार समिति को वापस करना पड़ा। मार्केट कमेटी के पूर्व निदेशक ने आरोप लगाया है कि प्रवीण वानखेड़े, जो कि मार्केट कमेटी के सचिव है, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही दोषी सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लावण्यात आलेले आरोप हे फक्त आकसबुद्धीने लावलेले आहे। एक पूर्वग्रह दूषित म्हणा किंवा आकसबुद्धी, आणि का माझा विरोध करतात याचं कारण मला अद्याप कळलेलं नाही। कारण जर आपण चौकशीला सामोरं जात आहे तर जे चौकशीमध्ये जे निष्पन्न होईल ते होईलच ना। म्हणजे जो दोषी असेल तो दोषीच राहील आणि ज्याचा दोष नसेल तो निर्दोष राहील। त्या पण व्यक्तिद्वेष करणे हाच त्याच्यामधला एक मूळ उद्देश आहे आणि एका छोट्या माणसाला मोठ्या माणसाकडून दाबण्याचाच हा एक प्रयत्न आहे। या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये काही नाही। आपल्या जे माजी डायरेक्टर आहेत त्या काही लोकांनी माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांच्याकडे 6 फेब्रुवारी 2020ला तक्रार अर्ज केला होता। त्याच्या अनुषंगाने त्यांनी माझी नेमणूक केली चौकशीकरिता। तर एकूण 476 केसेस होते आपल्या शेतमाल तारण योजनेच्या। त्या शेतमाल तारण योजनेच्या अंतर्गत झालेले जे व्यवहार होते त्याच्यामध्ये काही व्यवहाराच्या तक्रारी अशा होत्या की शेतकऱ्यांचा माल नसताना त्यांना शेतमाल तारण कर्ज केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने आपण चौकशी केली आणि त्याच अनुषंगाने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सुद्धा चौकशी चालू आहे। त्यांनी सर्व 476 केसेस जप्त केलेले आहेत। त्याच्यामुळे त्या 476 केसेस मला प्रत्यक्ष पाहता आल्या नाही आणि त्यांच्याकडे आम्ही पत्रव्यवहार केला। त्यांना रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याबाबत सुद्धा 2-3 वेळा आम्ही भेटलो, पण रेकॉर्ड उपलब्ध झाला नाही। त्याच्यामुळे ती चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही। कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सचिव प्रवीण वानखेड़े ने कहा है कि बाजार समिति के मामलों में कोई अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने पूर्व निदेशक द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि राजनीतिक विवादों में प्रशासनिक अमले को बेवजह घसीटा जाता है। मार्केट कमेटी के निदेशक को घोटाले के सिलसिले में बर्खास्त कर दिया गया है। इसीलिए इस मार्केट कमेटी में प्रशासक की नियुक्ति की गई है। प्रशासक का कहना है कि प्रशासक और स्थानीय अपराध शाखा मामले की जांच कर रहे हैं, जबकि कुछ मामले अदालत में लंबित है। तारण योजनेविषयी आम्हाला पुरेपूर माहिती नव्हती, पण कालांतरानं ती माहिती झाली। माहिती झाल्यानंतर आम्ही तारण योजनेची चौकशी केली असता असे निदर्शनास आले की या योजनेमध्ये इथे बरेच घोटाळे आहे किंवा चुकीची तारण योजना राबविल्या जात आहे असे आमच्या निदर्शनास आल्यानंतर आम्ही त्यांच्या तक्रारी माननीय जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अमरावती व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था धामणगाव यांच्याकडे केल्या। त्या तक्रारीअंती असे सिद्ध झाले की धामणगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बनावट तारण प्रकरणे करून तारण वाटल्या जात आहे। त्या अनुषंगाने माननीय जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अमरावती यांनी सभापती यांच्या विरुद्ध 45 अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांच्यावर कारवाईसुद्धा केलेली आहे। त्यानंतर प्रभारी सचिव प्रसाद वानखेडे यांनी राज्यस्तरीय तारण पुरस्कार योजनेमध्ये सहभाग घेऊन पुरस्कारसुद्धा मिळवला होता, परंतु सन 2017-18चे लेखापरीक्षणाच्या अनुषंगाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सर्व संचालक, सचिव व इतर कर्मचारी यांच्यावर लेखापरीक्षकांनी गुन्हे दाखल केले। त्या गुन्हे दाखल झाल्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तो पुरस्कार परतसुद्धा घेतलेला आहे, कारण प्रभारी सचिव प्रसाद वानखेडे यांनी तारण पुरस्कारच चुकीचा सादर केलेला होता। आमचं असं म्हणणं आहे की बाबा आम्ही सत्य परिस्थिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनसुद्धा प्रशासन प्रभारी सचिव प्रसाद वानखेडे यांच्यावर कारवाई का करत नाही आहे। जर आम्ही कारवाई होत नसेल तर मग आम्ही निष्ठाच तक्रारी करून त्या तक्रारीला अर्थ काय उरणार। आणि जर इतक्या सगळ्या गोष्टी जर प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊनसुद्धा प्रशासन चूप का, हा सुद्धा संशोधनाचा विषय आमच्यासाठी। आम्ही जर काही कारवाई होत नसेल तर लोकशाही पद्धतीने आम्ही भविष्यात न्याय मागण्याचा प्रयत्न करू, एवढीच आमची अपेक्षा आहे। तारण घोटाळा
धामणगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पूर्ण महाराष्ट्रात गाजलेला आहे. तारण घोटाळ्यामध्ये यांनी बनावट प्रकरणे तयार करून कुठलेही प्रस्ताव समितीमध्ये उपलब्ध नसताना लेखापरीक्षकाने 2015 पासून वारंवार तपासणीसाठी मागितले असता सुद्धा लेखी देऊन तपासणीकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव लेखापरीक्षकाला प्रस्ताव सादर करू शकले नाही. याचाच अर्थ लेखापरीक्षण अहवाल वाचल्यानंतर लक्षात आले की इथे बनावट प्रकरणे तयार होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निधीचा अपहार होत आहे. आम्ही सत्य परिस्थिती बाहेर आणू नये यासाठी दबाव आणतो, धमक्या देतो. आम्ही प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले की बा तुम्ही जर हे तात्काळ यांच्यावर कार्यवाही करणार नाही तर हे पुरावे नष्ट केल्याशिवाय राहणार नाही, असं आम्ही आर्थिक गुन्हा शाखेला आणि जिल्हा उपनिबंधकाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. जिल्हा उपनिबंधक यावर काय कार्यवाही करेल याकडे आमचं लक्ष लागलेलं आहे. यांनी जर येत्या 7-8 दिवसामध्ये कुठलीच कार्यवाही केली नाही तर आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने एकतर उपोषण करू अथवा काहीतरी आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणार नाही. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर अमरावती की ओर जाते वक्त शेदोला खुर्द के पास दर्शन सिंह के ढाबे के पास राजेंद्र खतले के खेत में कोयले से लदा ट्रक पलट गया. ट्रक पलटने से ट्रक में आग लग गई. गनीमत रहा कि इसी में कोई हताहत नहीं हुआ है. ट्रक मालिक और चालक ने बताया कि ट्रक कोयला लेकर नागपुर से गुजरात जा रहा था. ट्रक चालक ने बताया कि सड़क पर जंगली सुअर को बचाने के चक्कर में ट्रक सुबह करीब 5 बजे पलट गया और ट्रक में आग लग गई. जानकारी के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची, जिससे पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया. किसान ने अपने कुएं से मोटर पंप से स्प्रिंकलर पाइप की मदद से आग बुझाई. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. ट्रक में लगी आग से काफी नुकसान हुआ है. वहीं किसान की फसल का भी काफी नुकसान हुआ है. दगडी कोळसाचा ट्रक सकाळी 5 वाजता डुक्कर वाचवण्याच्या याच्यात पलटी झाला, तर तो त्याने पेट घेतला. पेट घेतल्यामुळे आमच्या तुरीचं नुकसान झालं, तुरीच्या तासांचं. नंतर आंब्याची झाडं, लिंबूचे झाडं, अनारचे झाडं, या लाईनमध्ये असलेल्या सगळे झाडं त्याकडे दबून गेले. भरपूर सारं नुकसान झालं, पण तरी आम्ही त्याला विझवण्यासाठी स्वतःच आमच्या इथचं पाणी देऊन तो ट्रक विझून टाकला. ऐतिहासिक धारावाहिक जोधा अकबर के बाद अब मराठा साम्राज्य की संस्कृति को दर्शाने अब काशीबाई बाजीराव बल्लाड़ अपने दर्शकों के लिए जी टीवी लेकर आया है, जिसमें बचपन से काशीबाई के जीवन को पर्दे पर दर्शाया गया है कि लाड़ प्यार में पली बड़ी काशीबाई कैसे पेशवाइन बनती है. और इसमें मुख्य किरदार बाजीराव की मां का भी है, जो कि ऐश्वर्या नारकर निभा रही हैं. इन दोनों कलाकारों के नागपुर पहुंचने पर यूसीएन रिपोर्टर निशा पंजवानी ने साधा संवाद. ट्रायल देख के शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसी हिस्टोरिक शो के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ. जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने. जी टीवी पर शो आने वाला है काशीबाई बाजीराव बल्लाड़, इन दोनों ने इस शो में काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है. बात करेंगे सबसे पहले आरोही से. आरोही, आपका ये फर्स्ट टाइम है जो आपने किसी शो में प्ले किया है. पहली बार में आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है काशीबाई का वो रोल प्ले करने जा रहे हैं. बचपन से उनकी जर्नी के बारे में बताने वाले हैं. कैसा माइंडसेट प्रिपेयर किया है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये मेरा फर्स्ट शो है और बाकी सब मैंने एड्स और वो सब किया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ काशीबाई के लिए और मुझे काशीबाई बहुत अच्छा लगता है. लाइक आपने जैसे बाजीराव मस्तानी मूवी तो देखी ही होगी, उनको देखते हुए जैसे उसमें प्रियंका चोपड़ा ने रोल प्ले किया है, आप कितने हद तक कि उसे रिलेट कर पाएंगे या कुछ और दर्शकों को इसमें दिखाई देगा? प्रियंका चोपड़ा मैम ने जो मतलब काशीबाई का रोल प्ले किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मेरी इंस्पिरेशन है. आप रोल प्ले कर रही हैं राधाबाई का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो भी. जैसे ये शो जो है वो लव स्टोरी को नहीं दर्शाते हुए काशीबाई की स्टार्टिंग की जर्नी को प्ले करता है और आपका रोल काफ़ी अहम है उसमें. कैसा आप अपने रोल के बारे में? एक्चुअली ये शो काशीबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है. इसमें लव स्टोरी भी है और काशीबाई का बचपन जो है वो भी है. जो जब
उसका अपब्रिंगिंग कैसे है और इस घर में आने के बाद उससे उस कैरेक्टर को काशीबाई को कैसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा और वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनते गई, जैसे परिस्थितियाँ उसके सामने आती गई, तो ये है। और ये जो राधाबाई है ये इस शो के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये जो पहले वाला सब इरा था जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा नहीं बने थे, तो इनका एक योद्धा से पेशवा बनने तक का जो सब ट्रैवल है उसमें राधाबाई का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था और इसी वजह से ये दो फैमिलीज़ एक हुई और ये इन दोनों को एक मिलाने का, एक करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल रहा और ये राधाबाई ने किया। राधाबाई का कैरेक्टर काफ़ी सख्त और कह सकते हैं कि काफ़ी डिसिप्लिन वुमेन का दिखाया गया है। तो इस शो में कहीं ना कहीं उनकी जो माँ की ममता जो एक रहती है अपने बेटे के प्रति, वैसा कुछ बेटे के प्रति माँ की ममता है ही। जब वो पहली बार युद्ध के लिए जाता है तो वो उसे तलवार देके तैयार तो करती हैं लेकिन उसकी आंखें नम हैं। वो उसका इमोशन है कि नहीं, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, युद्ध के लिए जा रहा है और भगवान ना करे ऊंच नीच कहाँ हो गई तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरे राज्य के लिए यही मेरे पास धन है और इसे मुझे देना ही चाहिए राज्य के लिए, और उसे वो भेजती है। तो वो इमोशन है। उसके बाद वो दिया जला के बैठती है कि ताकि वो सुरक्षित वापस आ जाए। तो बेटे के प्रति इमोशंस हैं ही, लेकिन वो बहुत बार लेयर्ड होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्गनेस की लेयर होती है कि नहीं वो दिखनी नहीं चाहिए, मेरा बेटा है तो युद्ध पे जाएगा, लेकिन अंदर जो है जो माँ की ममता है वो तो है ही, और उसके वो ममता को लेकर वो बहुत कुछ करती है कि ताकि अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कभी कभी सख्त होना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हो तो थोड़ा सख्त होना भी ज़रूरी है, और ममता तो है ही लेकिन सख्त होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से संस्कारित हो जाए। काशीबाई बाजीराव बल्लाळ ये शो जी टीवी पे 15 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे आएगा, और अगर आप टेलीविज़न पे मिस करोगे तो Z5 ऐप में आपको ये कभी भी देखने को मिलेगा। बड़े पर्दे पर जैसे आपने बाजीराव मस्तानी की मूवी देखी है, उसी मूवी को पूरी तरीके से एक कहानी के रूप में दर्शाने के लिए काशीबाई बाजीराव बल्लाळ ये शो जी टीवी पर आ रहा है, देखना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापड़े के साथ निशा पंचवानी, न्यूज़ नागपुर। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़।